हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की अपनी 11th क्लास के अंदर हम जीवाणुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने मोनेरा की जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में पढ़ा था। हमने उसकी सेल स्ट्रक्चर देखी थी, फ्लैजिला कैसी है वो देखी थी, उसका साइज है, शेप है, हैबिटेट है, हैबिट है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। और आज हमारा टॉपिक है जीवाणुओं में जनन। क्लास 11th का बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का टॉपिक जीवाणुओं में जनन या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसके अंदर अगर अपन देखें तो जीवाणुओं में जो जनन है वो मेनली 3 टाइप से होता है। कायिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और तीसरा थर्ड आता है लैंगिक जनन। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन जो होता है जीवाणुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं द्विविखंडन, जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो 1 से 2 भाग के अंदर बढ़ जाता है। किस प्रकार से, अगर अपन देखें ये है बैक्टीरिया, ये इसकी सेल वॉल लेयर, इसमें इसका एक जेनेटिक जो मटेरियल रहता है वो पूरा का पूरा, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है, जिससे इसकी कॉपी बन जाती है। कॉपी बनने पर ये जो बैक्टीरिया है उनके बीच में ऐसे खांच बनना स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली ये खांच पूरी नीचे बीच में तक आ जाती है, जिससे ये जो एक बैक्टीरिया था वो 2 बैक्टीरिया में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे क्लियर। तो फर्स्ट अपना द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन, बीच में खांच बन जाने से जो एक बैक्टीरिया था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। ये इसका जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर जो डीएनए था इसका जेनेटिक मटेरियल था उसमें प्रतिकृतिकरण हो गया। फिर अपन इसका सेकंड मेथड देखें कायिक जनन का, तो वो होता है मुकुलन, जिसको अपन बडिंग कह सकते हैं। मुकुलन में क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल, इसमें साइड से एक बड निकलनी स्टार्ट हो जाती है इस टाइप से, इस प्रकार से, और जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इसमें चला जाता है। फाइनली ये बड जो होती है वो मेन बैक्टीरिया से अलग हो जाती है। इससे बोला जाता है बड कह दो, कलिका कह दो या मुकुल कह दो। फाइनली ये अलग हो जाती है और नई बैक्टीरिया के रूप में जन्म ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कायिक जनन यानी कि उसी बैक्टीरिया से कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे 1 से 2 बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, जिसे कायिक जनन के अंदर रखा जाता है। जो फर्स्ट मेथड है द्विविखंडन और दूसरा आता है मुकुलन यानी बडिंग। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट सेकेंड रिप्रोडक्शन के मेथड पे, जिसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो अलैंगिक जनन का जो मेथड है जीवाणुओं के अंदर वो होता है कोनिडिया द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा, बाई कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया यानी कि जितने भी जो बैक्टीरिया है, मेनली जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो छड़ाकार बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के जो आगे वाले सिरे पर कुछ स्पोर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये एक स्पोर बना, दूसरा स्पोर है वो इस स्पोर के जस्ट यहाँ पर बनेगा, जिससे ये बैक्टीरिया ये स्पोर जो है वो आगे सरक जाएगा। इस प्रकार से ये नया बन गया। ठीक है, फिर ये दोनों भी आगे जाएंगे, यहाँ पर थर्ड नया बनेगा। ये एक्रोपिटल मैनर के अंदर यानी कि तलाभिसारी क्रम के अंदर आगे चलते रहते हैं। ठीक है, जिससे ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली ये कोनिडिया इस मेन बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं, तो ये कोनिडिया के द्वारा। सेकंड इसमें मेथड आता है अंतःबीजाणु द्वारा।
एंडोस्पोर द्वारा। एंडोस्पोर का मतलब कोई एक बैक्टीरिया है, ये उसकी सेल वॉल, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर जो जल होता है वो निकल जाता है, जल निकल जाता है तो इस बैक्टीरिया का जो जीव द्रव्य है वो एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। एक कोने में इकट्ठा हो जाने के कारण ये एक अंदर की तरफ स्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। उस स्पोर को बोला जाता है अंतःबीजाणु यानी कि एंडोस्पोर। और एक बैक्टीरिया में एक अंतःबीजाणु ही बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। फर्स्ट कॉनिडिया के द्वारा और सेकंड अंतःबीजाणु। अंतःबीजाणु यानी कि जो कोई बैक्टीरियल सेल होती है उसका जितना भी जीव द्रव्य, जितना भी जल होता है वो जल यानी कि जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसका जितना भी जीव द्रव्य है वो इकट्ठा होकर के एक कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा, वो सिकुड़ करके एक कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा और कुछ स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और वो स्पोर अंतःबीजाणु के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। फर्स्ट अपना मेथड था कायिक जनन, जिसके अंदर अपन ने देखा द्विविखंडन और किसके द्वारा, मोकुलन के द्वारा। सेकंड अलैंगिक जनन जिसमें कॉनिडिया और अंतःबीजाणु के द्वारा। थर्ड अपना स्पेशल मेथड पाया जाता है लैंगिक जनन। हालांकि जितने भी जीवाणु होते हैं उनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन मतलब इनके अंदर गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं, युग्मकों का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए अपन इसको लैंगिक जनन नाम न दे करके इसमें अपन नाम देंगे आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब होता है एक बैक्टीरियल सेल अपना जेनेटिक मटेरियल है वो किसी न किसी माध्यम से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देती है। इसको बोला जाता है आनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी अपने जेनेटिक मटेरियल का डीएनए का क्या करना, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में, एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर देना क्या कहलाता है, आनुवांशिक पुनर्योजन कहलाता है। और ये जो आनुवांशिक पुनर्योजन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का इनमें पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन। इस कॉन्जुगेशन की जो खोज करने वाला साइंटिस्ट था वो था लेडरबर्ग एंड टेटम। लेडरबर्ग और टेटम ने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के अंदर इस सहयुग्मन की खोज की थी। इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, इस एक बैक्टीरिया का कुछ उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल ये, और ये दूसरा बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और मटेरियल पाया जाता है, एक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसको फर्टाइल फैक्टर या अपन प्लाज्मिड कह सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में नहीं होता, ये दूसरे वाले का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है उसको एफ यानी फर्टाइल फैक्टर, उसको एफ पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको एफ नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। अब इन बैक्टीरियाज के ऊपर अपन ने जिस टाइम बैक्टीरियल सेल पढ़ा था तब बोला था कि इनके ऊपर एक विशेष एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिनको पिल्लाई कहा जाता है, सेक्स पिल्लाई कहा जाता है। ये सेक्स पिल्लाई के माध्यम से बैक्टीरिया आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, पास में आते हैं, और जब पास में आते हैं तो इनके अंदर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये इसका जो प्लाज्मिड था वो प्लाज्मिड का इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ट्रांसफर हो जाता है दूसरी सेल के अंदर। धीरे धीरे ये ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, और फाइनली स्टेज ये आती है कि बीच में से कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है वापस टूट जाती है और दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे जेनेटिक मटेरियल दोनों का अलग अलग था ही, ये जो एफ फैक्टर था, प्लाज्मिड था, वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी आ जाता है इस प्रकार से। ये जेनेटिक मटेरियल, ये इसका प्लाज्मिड एफ फैक्टर, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, और ये उसका प्लाज्मिड, जिससे पहला वाला एफ पॉजिटिव तो था ही लेकिन दूसरा वाला भी एफ पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है, इस प्रकार ये संयुग्मन काम में आता है। संयुग्मन के द्वारा जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या हुआ, एक F+ सेल थी, दूसरी F- सेल थी, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, संयुग्मन नलिका बनी। उस संयुग्मन नलिका के माध्यम से इसका जो F फैक्टर था, जो प्लाज्मिड था, वो दूसरे में ट्रांसफर हो गया और दूसरे में ट्रांसफर हो जाने से जो F नेगेटिव था वो भी किसके जैसा बन गया, F पॉजिटिव के जैसा बन गया। क्लियर। सेकेंड मेथड आता है संयुग्मन के बाद में ट्रांसडक्शन, जिसको रूपांतरण बोला जाता है। रूपांतरण यह जो था वो दिया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा। एक बैक्टीरिया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा यह सेकंड मेथड आनुवांशिक पुनर्योजन का दिया गया। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो प्रभेद बताए। कितने प्रभेद, दो प्रभेद। एक तो बताया R सेकंड प्रभेद और एक बताया S थर्ड प्रभेद। R सेकंड प्रभेद जो था वो अनुग्र था, अनुग्र मतलब कि रोगकारी नहीं था, अरोगकारी था। और S थर्ड प्रभेद था वो रोगकारी था, यानी कि उग्र था। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी था इसका R का और S प्रभेद का इंजेक्शन भर लिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, R प्रभेद जो था वो अनुग्र था, यानी कि रोग नहीं कर सकता, न्यूमोनिया नहीं कर सकता। इसको चूहे के अंदर प्रवेश करा दिया। किसके अंदर, चूहे के अंदर। और चूहे के अंदर प्रवेश करवाने से क्या हुआ, चूहे के अंदर प्रवेश करवाया। चूहे के अंदर प्रवेश करवाने के बाद में देखा तो चूहे में न्यूमोनिया के लक्षण प्रकट, न्यूमोनिया के लक्षण जो थे वो प्रकट नहीं हुए, जिससे चूहा जीवित रहा, चूहे की डेथ नहीं हुई। सेकंड, इन्होंने क्या किया, S थर्ड को जो रोगकारी था उसको चूहे में प्रवेश कराया, जिससे चूहे को न्यूमोनिया हो गया और चूहा मर गया। चूहा मर गया क्यों, क्योंकि चूहे में न्यूमोनिया हो गया, ये उग्र था। थर्ड, इन्होंने क्या किया, जो S थर्ड प्रभेद था उसको हीटेड किया, गरम किया, ताप से गरम किया और फिर चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे में न्यूमोनिया नहीं हुआ, न्यूमोनिया नहीं हुआ, जिससे चूहा जीवित रहा। ठीक है। और फोर्थ अगर अपन देखें तो S थर्ड प्रभेद जिसको ताप से हीटेड किया और इसके साथ में R सेकंड को भी मिला दिया, जिससे क्या हुआ, चूहे में प्रवेश करवाया। तो अपने हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि S थर्ड प्रभेद था, ये हीटेड था, यानी कि सारे के सारे रोगकारी लक्षण मर गए। R सेकंड में कोई रोगकारी नहीं था, इसलिए न्यूमोनिया नहीं होना चाहिए, चूहा जीवित रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, न्यूमोनिया हो जाता है और चूहा जो होता है वो मर जाता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो R सेकंड प्रभेद था, जो S थर्ड प्रभेद था, S थर्ड प्रभेद का जो जेनेटिक मटेरियल था वो R सेकंड के अंदर रूपांतरित हो गया, कन्वर्ट हो गया, जिससे R सेकंड कैसा हो गया, रोगकारी हो गया। और रोगकारी होने से चूहे में प्रवेश करवाने से चूहे में न्यूमोनिया के लक्षण आ गए, चूहा क्या हो गया, मर गया। तो ये सेकंड प्रोसेस थी आनुवांशिक पुनर्योजन की। एक थर्ड प्रोसेस आती है, तीसरा मेथड आता है जिसको बोला जाता है पारकर्मण, ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीवाणु का जो क्या होता है, एक जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को दूसरे जीवाणु के अंदर ट्रांसफर करा जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी के माध्यम से, जीवाणु भोजी के माध्यम से एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित करा दिया जाता है। किस प्रकार से,
ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का मतलब है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ये बैठ जाता है जीवाणुविक सेल के ऊपर, और ये जीवाणुविक सेल का जेनेटिक मटेरियल, ये जीवाणु भोजी का जेनेटिक मटेरियल, ये पेनिट्रेट करता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को, और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में चला जाता है, और आगे चल करके ये प्रोसेस आती है कि फाइनली ये इसके साथ में मिल करके वापस जीवाणु भोजी के क्या करता है? पार्टिकल्स को फॉर्म करता है, और फिर इसकी वॉल को पेनिट्रेट करेगा, सारे जीवाणु भोजी के पार्टिकल वापस अंदर बन जाएंगे, और ये पेनिट्रेट करके फिर किसी जीवाणु की सेल को ये वापस इसी प्रकार से इन्फेक्ट करेगा, और उसमें वो डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल था वो डाल देगा। यानी कि इस प्रकार जीवाणु भोजी की सहायता से एक जीवाणु का जो जेनेटिक मटेरियल था वो दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था कि जीवाणुओं में किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से कायिक जनन, अलैंगिक जनन और आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। और आनुवांशिक पुनर्योजन में एक था ट्रांसडक्शन, ठीक है, यानी कि रूपांतरण, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पारकर्मण, और तीसरा था कॉन्जुगेशन, संयुग्मन प्रकार का था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और चर्चा करेंगे कि जीवाणुओं के बारे में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व किस प्रकार से होता है, जीवाणु जो हानिकारक भी होते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपनी दैनिक जीवन के अंदर लाभदायक भी होते हैं, किस प्रकार से होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।